हम अध्याय 10 आधारभूत लोकतंत्र भाग 1 शासन को डिकोड करने वाले हैं। जरा सोचिए, लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ बिना किसी भारी अफरा तफरी के एक साथ कैसे रह लेती है। आज हम इसी दिलचस्प सिस्टम को समझने वाले हैं जिसे शासन या गवर्नेंस कहते हैं। ये कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही रोचक और अहम हिस्सा है। तो आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि हमें नियमों की आवश्यकता क्यों है, फिर शासन और सरकार क्या होते हैं, इसके बाद सरकार के 3 अंग, शक्तियों का पृथक्करण, और अंत में सरकार के 3 स्तरों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, हमें नियमों की आवश्यकता क्यों है। बड़े बड़े सिद्धांतों में उलझने के बजाय आइए इसे बिल्कुल अपनी डे टू डे लाइफ से समझते हैं। अब जरा इन 2 बिल्कुल अलग सिचुएशंस को देखिए। एक तरफ है भयंकर भीड़ भाड़ वाला ट्रैफिक चौराहा और दूसरी तरफ एक बिल्कुल शांत व्यवस्थित क्लासरूम। आपको क्या लगता है, इनमें क्या कॉमन है? बिल्कुल सही, दोनों ही जगह पूरी तरह से अव्यवस्था या केओस को रोकने के लिए सख्त नियमों का पालन किया जाता है। चाहे सड़क पर ट्रैफिक लाइट हो या स्कूल में अनुशासन के नियम, ये ही तो सुनिश्चित करते हैं कि हर काम बिना किसी दुर्घटना के शांति से पूरा हो जाए। भाग 2, शासन और सरकार। ठीक है, नियम तो हमारी जिंदगी आसान बनाते हैं, लेकिन इन सिस्टम्स के पीछे की असली जरूरत आखिर है क्या? जरा 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए, क्या होगा अगर कोई भी नियमों का पालन ही ना करे? सोचिए, अगर समाज पूरी तरह से नियम और व्यवस्था से मुक्त हो जाए, कोई कानून ना हो, कोई सजा ना हो, तो क्या होगा? बहुत डरावना है ना? सीधा सा जवाब है, समाज पूरी तरह से बिखर जाएगा। मजबूत नियमों के बिना हम बस एक भयानक अराजकता की तरफ बढ़ जाएंगे। और बस यही एंट्री होती है इन 2 सबसे क्रूशियल शब्दों की, शासन और सरकार। आसान भाषा में समझें तो शासन वो प्रक्रिया है जिससे फैसले लिए जाते हैं और हमारे सामाजिक जीवन को व्यवस्थित किया जाता है। दूसरी तरफ सरकार उन लोगों का समूह या वो तंत्र है जो ये मेक श्योर करता है कि हर कोई इन नियमों का पालन करे। और हाँ, सरकार समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो सबसे जरूरी नियम बनाती है ना, उन्हीं को हम कानून कहते हैं। भाग 3, सरकार के 3 अंग। नियमों और सरकार का बेसिक तो हम समझ गए। अब थोड़ा मैक्रो लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस सरकार का स्ट्रक्चर क्या है। इसे एक बहुत ही मॉडर्न एग्जाम्पल से समझते हैं, साइबर क्राइम। जैसे जैसे हमारा समाज तरक्की कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वैसे वैसे नई नई समस्याएं भी तो खड़ी हो रही हैं। जैसे कि इंटरनेट के जरिए लोगों की जीवन भर की गाढ़ी कमाई पलक झपकते ही गायब कर देना। अब इस तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से निपटने के लिए जाहिर सी बात है, सरकार को भी एक मल्टी लेयर्ड रिस्पॉन्स देना पड़ता है। यहीं पर सरकार का पहला अंग पिक्चर में आता है, विधायिका या लेजिस्लेचर। ये जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की एक सभा होती है। आप इसे सुरक्षा की पहली दीवार मान सकते हैं। इनका मुख्य काम ही यही है कि नागरिकों की भलाई के लिए नए कानून बनाएं, पुराने कानूनों में जरूरी बदलाव करें या जो काम के नहीं रहे उन्हें हटा दें। अब साइबर क्राइम से लड़ना है तो सबसे पहले विधायिका ही वो नए साइबर कानून लिखेगी जिनकी हमें आज सख्त जरूरत है। अब कानून तो बन गए, लेकिन उन्हें जमीन पे लागू कौन करेगा? इसके लिए सामने आता है सरकार का दूसरा अंग, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। इसमें देश के प्रमुख अलग अलग मंत्री और कई सारी सरकारी एजेंसियां शामिल होती हैं। इनका सीधा सा काम है बने हुए कानूनों को एक्शन में लाना। साइबर अपराध वाले मामले में इस कार्यपालिका के अंडर काम करने वाली साइबर पुलिस ही तो उन नए कानूनों का इस्तेमाल करके हैकर्स को ट्रैक करती है और उन्हें पकड़ती है। चलिए इस कार्यपालिका को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सड़क पर हमारी सेफ्टी के लिए जो ट्रैफिक पुलिस दिन रात नियमों का पालन करवाती है, वो इसी कार्यपालिका का एक बहुत ही जीता जागता और बेहतरीन उदाहरण है ना? एकदम रिलेट करने वाली बात। और हाँ, ऐसा नहीं है कि कार्यपालिका सिर्फ शहरों की सड़कों तक ही सीमित है, बिल्कुल नहीं। हमारे देश की सीमाओं पर जो वीर सैनिक दिन रात हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो भी इसी कार्यपालिका का एक बेहद महत्वपूर्ण और डायनामिक हिस्सा हैं। वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। तो चलिए वापस अपनी कहानी पर आते हैं। मान लीजिए वो साइबर क्रिमिनल पकड़े गए, अब उनका क्या होगा? इसका फैसला करता है सरकार का तीसरा और बहुत ही अहम अंग, न्यायपालिका या जुडिशरी। ये बेसिकली हमारे न्यायालयों यानी कोर्ट्स का एक पूरा सिस्टम है। न्यायपालिका का काम है ये तय करना कि क्या सच में कानून तोड़ा गया है,
अगर हाँ, तो उसके लिए सही सजा क्या होनी चाहिए, और साथ ही ये सरकार के बाकी दोनों अंगों पर भी नजर रखती है। साइबर हैकर्स की कहानी यहीं आकर पूरी होती है जब कोर्ट अपना फैसला सुनाता है और ये पक्का करता है कि न्याय बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हुआ हो। इस न्यायपालिका की अवधारणा को और भी अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए देश में न्याय और संतुलन के सबसे बड़े प्रतीक को देखिए, हमारा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ये इस बात की अल्टीमेट गारंटी है कि देश में हर एक व्यक्ति के साथ न्याय होगा। भाग 4, शक्तियों का पृथक्करण। अब जब हमने इन तीनों अंगों को जान लिया है तो दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, ये तीन अलग अलग पावरफुल शाखाएं आपस में टकराने से कैसे बचती हैं? बिना एक दूसरे पर हावी हुए काम करने के इस शानदार मैकेनिज्म को चेक्स एंड बैलेंस कहा जाता है। देखिए, भले ही सरकार के ये तीनों अंग स्वतंत्र रूप से अपना अपना काम करते हैं, लेकिन वो लगातार एक दूसरे पर नजर भी बनाए रखते हैं। शक्तियों को इस तरह बांटने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोई भी एक ग्रुप जरूरत से ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाता और इससे तानाशाही या किसी भी तरह की मनमानी की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाती है। भाग 5, सरकार के 3 स्तर। ठीक है, सरकार काम कैसे करती है ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि इतने बड़े देश को संभालने के लिए इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बटा हुआ है। किसी भी विशाल देश का प्रशासन मक्खन की तरह चलाने के लिए सरकार मुख्य रूप से 3 अलग-अलग लेवल्स यानी स्तरों पर काम करती है। सबसे नीचे और हमारे सबसे करीब होता है स्थानीय या ग्राम स्तर, उसके ऊपर आता है राज्य या प्रांतीय स्तर, और फिर सबसे ऊपर टॉप पर होता है राष्ट्रीय या केंद्र स्तर। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए एक बड़ी मजेदार लाइट बल्ब एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए आपके घर का एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप खुद घर पर स्विच या फ्यूज चेक करेंगे। बात नहीं बनी तो मोहल्ले के इलेक्ट्रीशियन को बुला लेंगे। लेकिन अगर पता चले कि पूरे इलाके की ही लाइट गुल है या ट्रांसफार्मर उड़ गया है, तब तो आपको शहर के बिजली विभाग के पास ही जाना पड़ेगा ना। बिल्कुल इसी तरह प्रशासन में भी समस्याएं अपने लेवल के हिसाब से नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं। अब इस बल्ब वाली उदाहरण को सीधा सरकार के कामों से जोड़कर देखिए। गली मोहल्ले या गांव की छोटी मोटी समस्याओं के लिए हमारा स्थानीय शासन यानी लोकल गवर्नमेंट एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर किसी राज्य में भयानक बाढ़ आ जाए तो वहां लोकल लेवल के संसाधन कम पड़ जाते हैं। ऐसे में राज्य या राष्ट्रीय स्तर के हस्तक्षेप की सख्त जरूरत होती है। कहने का मतलब बस इतना है कि जैसी समस्या वैसा उसका लेवल। तो आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में चलिए हम सब एक बहुत ही प्राचीन और गहरे विचार पर गौर करते हैं। ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य भी है, यतो धर्मस्ततो जया, यानी जहाँ धर्म है, जहाँ सत्य और सही कर्तव्य है, जीत हमेशा वहीं होती है। ये एक लाइन हमारी पूरी लोकतांत्रिक और न्यायिक प्रणाली के अल्टीमेट गोल को दर्शाती है, एक ऐसा समाज जहाँ न्याय और संतुलन हमेशा बना रहे। और अब चलते चलते एक सवाल आप सबके लिए, क्या आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास काम कर रहे इस लोकतांत्रिक तंत्र और इसके नाजुक संतुलन को महसूस कर पाते हैं? अगली बार जब भी आप कोई नया नियम बनते या लागू होते देखें तो जरा सोचिएगा कि ये किस अंग और किस स्तर का हिस्सा है। इसी विचार के साथ आज की यह चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।